हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जय। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कंजम्पशन लर्निंग। तो मैं आज आपको क्लास 10 के 5th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड सामने है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी अगर मैं एक लकड़ी को एक पेंसिल के रूप में बदल दे रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग से मुझे क्या मिल रहा है, वो एक जो कच्चा माल था यानी एक रॉ मटेरियल था, वो मुझे अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। जिसके मुख्य कारण क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में जुड़ते रहेंगे यानी एग्रीकल्चर में जुड़ेंगे, दैट मीन उनको ट्रैक्टर, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड यानी हज़ारों हज़ारें चीज़ें चाहिए जो उनकी खेती में बढ़ावा दे सकती है। दैट मीन ये सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर दोनों में ही नौकरियों को यानी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट चीज़ ये क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी इंडिया से हटाने में मदद कर रही है, ठीक है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि क्या कर रही है। सबसे पहला, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है, फिर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर रही है, और जो चीज़ें बन रही हैं उसको एक्सचेंज यानी ट्रेड के रूप में भी हम लोग उसका बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, जिससे हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए 5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है रॉ मटेरियल, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है पावर एंड फिफ्थ है मार्केट। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास में रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल नहीं है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आप अगर एक पॉपकॉर्न इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तो आपका बेसिक रॉ मटेरियल अगर आपका कॉर्न आपके आसपास नहीं मिल रहा है, वो आपके इलाके से 300-400 किलोमीटर दूर है, तो उसके आने जाने में ही तो उस कॉर्न में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज टू मेक इंडस्ट्रीज नियर बाय द रॉ मटेरियल्स। सेकेंड, अगर उस इलाके में आपको चीप लेबर ही ना मिले, तो क्या हो अगर पर डे एक एक लेबर को आपको 500 रुपीज़ वेजेस देना पड़े, तो ऐसे में तो आपका ही लॉस होगा ना। इसीलिए रॉ मटेरियल, लेबर। थर्ड इज़ द कैपिटल। दैट मीन इफ़ यू डोंट हैव द मनी, अगर आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर आप अपना इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। नेक्स्ट है पावर। पावर यानी कि बिजली। अगर आपका जो आसपास का इलाका है वहाँ पर अगर कोल माइन नहीं है या वहाँ पर अच्छी बिजली प्रोड्यूस नहीं होती, तब तो आपकी इंडस्ट्री वैसे ही ठप हो जाएगी। और नेक्स्ट, अगर आपके आसपास कोई मार्केट नहीं है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको सेल कराने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 5 चीज़ें नहीं होंगी तो आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला नहीं सकते। इन चीज़ों को बेस करके ही कोई भी इंडस्ट्री वर्क करती है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चीज़ है हमारे इंडस्ट्रीज़ को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो 2 टाइप है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद उसके अंडर बहुत सारे अलग अलग टाइप आएंगे, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। एग्रो बेस्ड यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी जो नेचुरली, उसे ही हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ 2 इंडस्ट्रीज़ दी है। फर्स्ट इज़ द टेक्सटाइल एंड सेकंड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है बुक, तो जो सबसे पहले इंडस्ट्री वर्ल्ड में बनी थी, उसका बेसिक रॉ मटेरियल हमारा टेक्सटाइल ही था। इसलिए टेक्सटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में टेक्सटाइल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। इसलिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे प्रमुख, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल है वो है कॉटन, ठीक है।
इसीलिए कॉटन जो है वो इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने में फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है, जिसके कारण में क्या होता है, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और इससे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करता है, वो लोग जो हमेशा से इसी प्रोफेशन में जुड़े थे, लाइक स्पिनिंग, वेविंग, गिनिंग, डाइंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, इन सारे लोगों को ये क्या कर रहा है, ये सेक्टर वर्क प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए भी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं जूट इंडस्ट्रीज़ एंड शुगर इंडस्ट्री। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है कि मैं एक इंडस्ट्री को कहाँ और कैसे सेटअप कर सकता हूँ, क्योंकि आपको इस चैप्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, लेकिन सबका एक परफेक्ट नॉलेज, एक परफेक्ट डेफिनेशन होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और वो डेफिनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ में से एक है, ठीक है, और ये आपको बेसिकली वेस्ट बंगाल और बैंक ऑफ हुगली नदी के आसपास मिल जाए। क्यों? क्योंकि जूट हमेशा ज़्यादा बारिश वाले इलाके में होता है। ये आपको समझ में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके शुगर इंडस्ट्री से आ सकता है कि क्यों शुगर इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ के बगल में लगाई जाती है, तो इसका जवाब भी आप अच्छे से समझ के होंगे अगर आपको लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है। और चीन जो गन्ना है यानी जो शुगर केन है, इससे सबसे पहले गुड़ या खंडेश्री बनाई जाती है, और ये सीजनल होता है, यानी जब जिस वक्त गन्ने उगते हैं ये उसी वक्त होता है। लेकिन अगर मैं, क्या होगा अगर मैं उस इंडस्ट्री को गन्ने के खेत से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर लगाऊंगा, तो इतनी दूर ले जाते गन्ने का पानी कम जाएगा, यानी वो सूख जाएगा। तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा। इसी वजह से जो इंडस्ट्री से गन्ने के वो हमेशा फार्म के बगल में ही लगाया करते हैं। ये एक्चुअल रीज़न है। आगे आपको समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो है जिसका बेसिक रॉ मटेरियल मिनरल है, जो यानी जो खनिज के ऊपर आधार करके चलता है, जिनमें जो सबसे बड़ा है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसको आप टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अभी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये हर एक कंट्री के लिए लाइफलाइन या बैकबोन है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और वाई इट इज़ नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री, तो आप बहुत ही इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ये अगर 3 या 5 मार्क्स में आए तो आप बोल सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हर एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर बड़े से बड़ा प्रोडक्ट बनाता है। इनफैक्ट हर एक इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल्स या पार्टिकल्स जाते हैं वो इसी इंडस्ट्री से बनाए हुए होते हैं। इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है, जो छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़े से बड़े सामान बनाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग हेवी इंडस्ट्री या बल्क इंडस्ट्री में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। हेवी या बल्क इसलिए क्योंकि जैसे शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, ये सारी इंडस्ट्री इसी आयरन एंड स्टील के अंदर आते हैं। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आयरन को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उसको मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के लिए फर्नेंसेस चाहिए, और फर्नेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल चाहिए, जो इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट थिंग, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पे जो लेबर है ना, वो लोग ज़्यादा स्किल नहीं होते, यहाँ पर अनस्किल लेबर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे कारणों की वजह से धीमे धीमे हमारा जो आयरन स्टील इंडस्ट्री वो अंडर डेवलप होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है हमारे देश को एक प्रोडक्टिव कंट्री बनाने में। नेक्स्ट थिंग इज़ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड थ्री व्हीलर्स, यानी जितने भी व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ हैं, इन्हीं को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को लेकर, तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं इसको, तो फिर भी आपको क्या लिखना है। इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ये है बेंगलुरु के सिलिकॉन प्लेटू में, और जो वर्ल्ड में जो है वो है यूएसए के कैलिफोर्निया में, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अब क्यों आईटी इंडस्ट्री जो है वो इन इलाकों में स्थित है, तो उसका क्या कारण है। अब आईटी इंडस्ट्री दैट मीन जो डाटा स्टोरिंग इंडस्ट्रीज है, दैट मीन दे नीड ए गुड कनेक्टिविटी। और इन इलाकों में बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया में जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कभी भी उनके नेटवर्क लैग नहीं होते। इस वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है ये इस इलाके में बनाई जाती है, जो कि क्लाइमेटिकली और वेदरली बहुत ही अच्छे हैं। ओके, एंड ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस देश के आर्थिक विकास में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसा समझ में। तो इतना सब कुछ होने के बाद मतलब एक हद तक अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो हमारे देश में विकास के लिए एक बहुत ही ज़रूरी साधन हो सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही भयानक प्रदूषण भी हो रहा है। तो 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन, थर्ड है लैंड पोल्यूशन, लास्ट इज़ द नॉइज़ पोल्यूशन। ये 4 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं जिसके बारे में उतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इन सबको लेके। एयर पोल्यूशन क्या है? वायु प्रदूषण, यानी जो इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट के कारण, धुएं के कारण, या गाड़ियों से निकले हुए स्मोक के कारण होते हैं। ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या है? जब हम गार्बेज या कुछ भी ऐसा गंदा को पानी में डायरेक्टली डंप कर देते हैं, या स्वेज को बिना ट्रीट किए ऐसे ही उसका गंदे पानी को छोड़ देते हैं, उससे होता है वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या है? ऐसे वेस्ट को मिट्टी में या लैंड में डालना जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता। इस वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी कम जाती है और वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। एंड लास्ट इज़ द नॉइस पोल्यूशन, जो कि बड़े बड़े स्पीकरों के बजाने से या गाड़ियों से निकले हुए हॉर्न के कारण क्रिएट होता है। सो दिस 4 pollutions are so deadliest in our life. So how can we control our environmental degradation? So there are few ways I am telling you, okay? तो हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? सबसे पहला, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल करना है। लाइक आपने पानी का इस्तेमाल घर को पोंछने के लिए किया, उस पानी से तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो बाहर आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि आपके बाहर के रोड हो गए, उसको वॉश कर सकते हैं, या फिर कपड़े धोए हुए पानी से आप क्या कर सकते हैं, अपने घर को पोंछ सकते हैं। तो एक ही पानी का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सेकेंड इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरे पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आपके घर से आप कुछ भी रिलीज़ कर रहे हैं वो वेस्ट, तो उसको पहले आप क्या करिए, ट्रीट कर लीजिए। ट्रीट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए एक नेट का यूज़ किया आपने, जिससे क्या होगा, जो गंदा है वो उसी में रुक जाएगा, लेकिन सिर्फ पानी पानी निकल के चला जाएगा। इससे आप पूरी हद इससे आप पूरे तरह से तो नहीं, मगर कुछ हद तक इस वेस्ट को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्कुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैकर्स, यानी आपने बहुत समय देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े फ़ैन घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है, इस एयर में जो कि स्मोक है उसको प्यूरिफाई करके भेजना, लेकिन बहुत सारी जगहों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए एंड अवॉइड यूजिंग फ्रिज एंड एसीज, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा CFC कार्बन रिलीज़ करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो आई होप ये वन शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने झटपट इस चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। एंड इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।